मैं आज आपको इंटरमीडिएट का 8वां चैप्टर, कौन सा 8वां, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के विषय में विस्तार से अवगत बताऊंगा और मैं समझता हूं आप इसे अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है पृथ्वी सम्मेलन और या रियो सम्मेलन का वर्णन कीजिए। पृथ्वी सम्मेलन अथवा रियो सम्मेलन का वर्णन कीजिए। ये वैसा क्वेश्चन है जो हर बार आता है, कभी ये रियो सम्मेलन के विषय में आता है और कभी ये पृथ्वी सम्मेलन के विषय में, तो कंफ्यूज हो जाता है। तो इसलिए मैंने दोनों को लिख दिया है आपके लिए, ताकि आपको इसका ध्यान रहे कि पृथ्वी सम्मेलन ही रियो सम्मेलन है। विश्व समुदाय ने बर्टलैंड आयोग की रिपोर्ट को अत्यधिक महत्व दिया। यानी कि पूरे विश्व ने जो है बर्टलैंड आयोग ने एक रिपोर्ट दी कि पृथ्वी को किस तरीके से बचाना चाहिए। तो इस रिपोर्ट को विश्व समुदाय ने यानी कि सभी देशों ने बहुत महत्व दिया और इसी महत्व के कारण जो है 1992 में संयुक्त राष्ट्र का एक सम्मेलन ब्राजील के, नोट करो, ब्राजील के रियो दा जनेरियो में आयोजित किया गया। यानी कि जो शहर है रियो दा जनेरियो, यानी कि रियो सम्मेलन यानी कि शहर का नाम है ये, में किया गया। इस सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। पर्यावरण और विकास ये इसकी हेडलाइन थी कि हम पर्यावरण और विकास के विषय में किस तरीके से आपस में भला कर सकते हैं, पर्यावरण को बचा सकते हैं। और इस सम्मेलन में विचार विमर्श का प्रमुख विषय था। सम्मेलन में 170 देशों, यानी कि यह सम्मेलन इतना बड़ा था कि इसमें 170 देशों के अतिरिक्त सैकड़ों अनौपचारिक और गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी रही। यानी कि 170 देश तो इसमें शामिल हुए, इसके साथ साथ पूरे विश्व के सैकड़ों सरकारी और गैर सरकारी संगठन भी इसमें शामिल हुए। इस प्रकार ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बुलाया गया सबसे बड़ा सम्मेलन था। वैश्विक सम्मेलनों में ये सबसे बड़ा सम्मेलन था। उत्तरी गोलार्ध के देशों की चिंता थी, जैसे एक तो उत्तरी गोलार्ध है, एक दक्षिणी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध के देशों की चिंता थी, किस बात की चिंता थी कि जो ओजोन है, ओजोन की परत में छेद हो रहा था। यानी कि वैश्विक तापमान जो है बढ़ रहा था, तो ओजोन परत में छेद और वैश्विक तापमान वृद्धि को लेकर के था, बहुत चिंता थी उत्तरी गोलार्ध के देशों में। जबकि दक्षिणी गोलार्ध के देशों में आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रबंधन के आपसी संबंधों को सुलझाने के लिए अधिक चिंता थी। जो दक्षिणी गोलार्ध के देश थे तो उनका कहना यह था कि हम आर्थिक विकास भी करें और पर्यावरण प्रबंधन का भी ध्यान रखें। इन्हीं सब बातों को लेकर के ये सम्मेलन सफल रहा। तो ये सम्मेलन कब हुआ? 1992 में। पृथ्वी सम्मेलन को ही रियो सम्मेलन कहते हैं। अब पृथ्वी से सम्मेलन हुआ तो उसके बाद में अब आया क्वेश्चंस नया कि पृथ्वी सम्मेलन के क्या परिणाम हुए। जो सम्मेलन हुआ, पृथ्वी या रियो सम्मेलन हुआ, तो उसके परिणाम क्या हुए? तो उसके परिणाम निम्नलिखित हुए। तो नंबर 1, विश्व राजनीति के दायरे में पर्यावरण को लेकर सरोकारों का एक ठोस रूप मिला। यानी कि 1992 से पहले पर्यावरण की बहुत क्षति हुई, लेकिन जब ये रियो सम्मेलन हुआ पृथ्वी सम्मेलन के नाम से, तो पर्यावरण पर विशेष ध्यान दिया गया। नंबर 2,
रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियमाचार निर्धारित किए गए। यानी कि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में नियम बनाए गए कि जो भी व्यापार उद्योग लगाए जाएंगे तो इस तरीके से लगाए जाएं ताकि हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो, जलवायु को नुकसान ना हो, प्रदूषण ना हो। तो ये नियम बनाए गए कि इन नियमों के अंतर्गत उद्योगों को चलाया जाएगा। नंबर 3, भविष्य के विकास के लिए एजेंडा 21 प्रस्तावित किया गया। यानी कि हमारा भविष्य क्या होगा, पृथ्वी का भविष्य क्या होगा, उद्योग का भविष्य क्या होगा, तो ये सब डिसाइड करने के लिए एक एजेंडा 21 बनाया गया। क्या बनाया गया? एजेंडा 21, जिसके अंतर्गत कार्य किया जाएगा। चौथा, रियो सम्मेलन में पर्यावरण रक्षा के बारे में धनी और गरीब देशों के दृष्टिकोण में मतभेद उभर के सामने आए। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए धनी देश और गरीब देशों के बीच मतभेद उभर के सामने आए। धनी देश ये चाहते थे कि हम ज्यादा से ज्यादा उद्योगों को लगा करके विकास करें, जबकि गरीब देश ये चाहते थे कि विकास हो लेकिन पर्यावरण का नुकसान ना हो। तो ये मतभेद भी उभर करके सामने आया। अगला है, अंततः रियो सम्मेलन में ये स्वीकार किया गया कि अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण कानून के निर्माण और व्याख्या में विकासशील देशों का विशिष्ट जरूरतों का सिद्धांत स्वीकृत किया जाएगा। यानी कि पूरे विश्व में अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कानून बनाया जाएगा जिसमें पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि हम कोई कार्य करें, कोई उद्योग लगाएं तो पर्यावरण को ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये जो है रियो सम्मेलन के परिणाम थे और मैं समझता हूं इसे आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि यूएनईपी क्या है। ये क्वेश्चन आएगा अति लघु में, लघु में और बहुविकल्प में आ सकता है। यूएनईपी क्या है, इसके दो मुख्य कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो यू से यूनाइटेड, एन से नेशंस और ई से एनवायरमेंट और पी से प्रोग्राम। यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम है। अब इसके दो कार्य देखते हैं। पर्यावरण पर वैज्ञानिक ज्ञान एवं सूचना को बढ़ावा देता है। यानी कि इसका प्रमुख कार्य यह है कि पर्यावरण के विषय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देना और उसको बढ़ाना। दूसरा, महासागरों और सागरों के बचाव के लिए कार्य करना। तुमने देखा होगा विश्व में महासागर है, सागर है, तो इनको कौन बचाता है, इनकी देखभाल कौन करता है? तो इनकी देखभाल का जिम्मा भी यूएनईपी का है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंटार्कटिका पर किन देशों का नियंत्रण है? अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप क्या लिखोगे, इसे समझो। अंटार्कटिका पर किन देशों का नियंत्रण है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वो 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर फैला है। 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये मुख्यतः बर्फीला क्षेत्र है। तुमने देखा होगा, कहीं भी हम लोग टीवी में देखते हैं या किसी फिल्म में दिखाते हैं तो जानकारी बर्फ ही बर्फ होती है। तो वो क्षेत्र जो है अंटार्कटिका कहलाता है। तो इस पे किसी एक देश का नियंत्रण नहीं है, न किसी संगठन का नियंत्रण है। यद्यपि कोई भी देश या संगठन शांतिपूर्ण कार्यों के लिए
शांतिपूर्ण कार्यों के लिए यहाँ पर अनुसंधान कर सकता है, यानी कि प्रयोग कर सकता है। मैं समझता हूं आप इसे अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सतत विकास से क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन है। सतत विकास से आप क्या समझते हैं, क्या है ये सतत विकास? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें लगा हुआ है सब सतत, तो इंसान समझ नहीं पाता है कि सतत का मतलब क्या है, जबकि सतत का मतलब होता है स्थायी। सतत अथवा स्थायी विकास वह विकास है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता पूर्ति की जाती है। तो यहां कहने का तात्पर्य यह हुआ कि सतत विकास क्या है? ये एक स्थायी विकास है। ये एक स्थायी विकास है जो आने वाली पीढ़ियों को, यानी कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको क्या क्या चीज चाहिए, क्या आवश्यकता होगी उनकी, और उनकी पूर्ति की क्षमताओं के लिए कोई समझौता नहीं करना है। यानी कि भविष्य में क्या होगा, उन पीढ़ियों को क्या क्या चीजें मिलेंगी, हम अभी से समझौता कर लें तो वो समझौता नहीं करना। बिना समझौता के जो हमारी वर्तमान की पीढ़ी है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। कल क्या होगा इससे मतलब नहीं, आज देखो, यानी कि आज का विकास सतत विकास हुआ, स्थायी विकास। ऐसा नहीं कि हम भविष्य की सोचते रहें और वर्तमान को खराब कर लें, तो वो सब विकार है। तो मैं समझता हूं कि सतत विकास स्थायी विकास का वह विकास है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण शरणार्थी से आप क्या समझते हैं? ये तो एक नया क्वेश्चन निकल के आया। अब तक तुमने शरणार्थी सुना था, लेकिन ये पर्यावरण शरणार्थी क्या है, आज इसके बारे में जानकारी लेते हैं। पर्यावरण के खराब होने से, यानी कि पर्यावरण के खराब होने से खाद्यान्न की उत्पादकता कम होने लगती है। पर्यावरण के खराब होने से खाद्यान्न की उत्पादकता कम होने लगती है और लोगों द्वारा उस स्थान से हटकर किसी और स्थान पर शरण लेना पड़ता है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है, जैसे किसी देश में सूखा पड़ जाए, अनावृष्टि हो जाए, बाढ़ आ जाए और किसी कोई दिक्कतें हो जाए, तो वहां के लोगों को खाने की दिक्कतें हो जाएंगी। जहां उत्पादकता नहीं होगी, जमीन खराब होगी, तो व्यक्ति खाएगा क्या? तो वो खाने के लिए ये सोचता है कि मैं किसी और देश की शरण लूं। तो जब वो किसी और देश की शरण लेता है कि वहां सूखा पड़ गया, अब हमें जो है किसी और देश में जाना चाहिए, तो जब वो इन कारणों से शरण लेता है दूसरे देश में, तो वो पर्यावरण शरणार्थी कहलाता है। पर्यावरण शरणार्थी कहलाता है। 1970 के दशक में, यानी कि 1970 के आसपास में अनावृष्टि से अफ्रीकी देशों के नागरिकों ने दूसरे देशों में शरण ली। क्योंकि जब दिक्कतें खाने की आएंगी तो क्या करोगे, व्यक्ति को अपना देश छोड़ना पड़ता है मजबूरी में। तो इसलिए पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक तापन के कोई दो परिणाम बताइए। यानी कि वैश्विक तापन क्या है, ये कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसके कोई दो परिणाम बताइए। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैश्विक तापन से ग्लेशियरों का तापमान बढ़ता है। वैश्विक तापन से जो ग्लेशियर होते हैं, बर्फ होते हैं, तो वहां का तापमान बढ़ जाता है, और जब वहां का तापमान बढ़ जाता है तो ग्लेशियर की बर्फ पिघलने लगती है। ग्लेशियर की बर्फ पिघलने लगती है, जिसे हम कहते हैं ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं।
तो धीरे धीरे जो है ग्लेशियर पिघलते चले जाते हैं, यानी कि सिकुड़ते चले जाते हैं, क्योंकि तापमान बढ़ जाता है। दूसरा है वैश्विक तापमान से वातावरण का तापमान बढ़ने लगता है। आप देखा होगा, अरे बहुत गर्मी लग रही है, पानी पीना है, जी पीना है, आसमान सूर्य पे सर पे आ गया है, सूर्य सर पे आ गया है, लोगों को चलना मुश्किल होता है, लोग प्यास से मर जाते हैं, कहीं दिक्कत हो जाती है, चलना मुश्किल हो जाता है। तो क्या है, ये वैश्विक तापमान की वजह से है। गर्मी लग रही है, हवा गर्म चल रही है, क्या है ये सब, ये वैश्विक तापमान से है, जिससे कई प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं, बीमारियां पैदा होती हैं, ऐसी बात नहीं। तो वैश्विक तापमान हमें कम करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है नैरोबी घोषणा। नैरोबी घोषणा 1982 के विषय में आप क्या जानते हैं? अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप क्या लिखोगे इसके बारे में? नैरोबी घोषणा 1982, तो मैं कम शब्दों में बता रहा हूं कि स्टॉकहोम सम्मेलन, जो स्टॉकहोम सम्मेलन था, तो उसकी 10वीं वर्षगांठ सम्मेलन मनाया गया था। स्टॉकहोम सम्मेलन के 10वीं वर्षगांठ जो मनाई गई थी वो 1982 में मनाई गई थी नैरोबी में। स्टॉकहोम सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ जो मनाई गई थी वो नैरोबी में मनाई गई थी। कब? 1982 में। तो इस सम्मेलन में ये कहा गया कि विलुप्त जीवों के लिए, जो जीव हैं जो धीरे धीरे कम होते चले आ रहे हैं, अगर जीव जंतु नहीं रहेंगे तो फिर हमारा प्राकृतिक पर्यावरण जो है वो खराब हो जाएगा। तो विलुप्त वन्य जीवों के व्यापार से संबंधित प्रावधान, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संपदा और खुले समुद्र में प्रदूषण इत्यादि प्रावधानों के विषय में हुआ है सम्मेलन। जो हमारे वन्य जीव हैं, अगर वो विलुप्त हो जाएंगे, हम उनका व्यापार करते रहेंगे तो फिर उनको कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसी से संबंधित, और जो हमारे समुद्र, अगर समुद्र में प्रदूषण होगा तो उसके जीव जंतु वैसे ही नहीं बचेंगे। तो इसलिए इन सब व्यवस्थाओं को देखते हुए नैरोबी घोषणा पत्र 1982 हुआ। बस हो गए। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।